नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, व्यापम ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर चुका है जनवरी में। जनवरी की स्टार्टिंग में ही जारी कर दिया था और उसमें एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2026 की घोषणा की गई है, मतलब कैलेंडर में आपको दी हुई है। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, हम कैसे इंग्लिश में क्वालिफाई कर सकते हैं पात्रता परीक्षा और एक सरकारी शिक्षक वर्ग 2 के हम बन सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, साथ ही साथ पूरा सिलेबस आपको समझा दूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसका अपने पुराने वाले वीडियोज में, उनमें जाकर आप देख लेना। फिर भी शॉर्ट में एक बार मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपके पास 5 महीने बच रहे हैं अभी तो, ठीक है, जिसमें आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। एग्जाम कब है अपना, एग्जाम है अपना जुलाई में, ठीक है। जुलाई में आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट दी हुई है वर्ग 2 2026 पात्रता परीक्षा करवाने की। और हम स्पेसिफिक आज इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। और किसी अभ्यर्थी को यदि लगता है कि उसका दूसरा विषय है और डिमांड यदि ऐसी ज्यादा आती है, तो उनके लिए भी मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो जो है बना दूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो, बहुत शॉर्ट में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे इसको, जिससे आपका समय भी बेकार ना हो और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, ठीक है। सबसे पहली बात, जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है तो उसमें दो खंड होते हैं। एक होता है भाई आपका पार्ट ए भाग आ, और दूसरा होता है आपका भाग वा पार्ट बी, ठीक है ना। भाग आ में क्या होता है, भाग आ में आपके आते हैं 30 एमसीक्यू 30 नंबर के लिए, ठीक है ना। ये विषय कौन कौन से होते हैं, एक तो भाई आपका सामान्य हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है। इंग्लिश वालों को ये फायदा रहेगा कि आप इन 120 नंबर की जो तैयारी करने वाले उसमें 5 नंबर की तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 नंबर की तैयारी आपकी यहां पर भी होने वाली है। इसके बाद आपका सामान्य ज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तार्किक अंकिक योग्यता हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपका पेडागोजी शिक्षा शास्त्र है, इसके आते हैं आपके सबसे ज्यादा इसमें 10 प्रश्न, जो कि आप इंग्लिश की पेडागोजी भी तैयार करोगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां से ही ये प्रश्न आपके लगभग लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अंग्रेजी भाषा दे रखा है यहाँ पर जिसकी आप तैयारी करने वाले हो। इसके 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 120 अंक के लिए, ठीक है। दिक्कत है कोई बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं समझने में। 120 अंक आपके ये हो गए, 30 नंबर आपके भाई ये हो गए, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको पता है कि आपका जो 150 नंबर का पेपर होना है, इसमें भी आपको पता होगा कैटेगरी वाइज हमें कितने नंबर लेके आने हैं, और अनरिजर्व अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी वालों को कितने लेकर आने हैं। यूआर को लेकर आने हैं भाई कितने, 90 मार्क्स। एंड और जो कैटेगरीज है, ठीक है ना, कैटेगरीज हैं उनको कितने लेके आने हैं भाई, 75 मार्क्स, ओनली 75 मार्क्स, ठीक है ना। लेकिन इनको भाई मैं सलाह दूंगा कि आपको 90 से ऊपर नंबर ही लेकर आने हैं, क्योंकि आपको एक नियम पता होगा कि यदि आपने किसी भी स्टेज में, मतलब पात्रता परीक्षा में यदि आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, तो चयन परीक्षा में आपको क्या है, जो यूआर की सीट है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या है, सभी को कोशिश क्या करनी है, 90 नंबर से अपने को ऊपर लेकर ही आने हैं, इससे कम में तो आपको बात ही नहीं करनी है। और मैं अपन बात करने वाले हैं भाई सबसे सेफ जोन 110 प्लस मार्क्स की, ठीक है ना। 5 महीने में आराम से लोगों ने 120 130 नंबर भी लेकर आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं रहती है, ठीक है। कैसे लेकर आना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछेंगे उसका लेवल क्या होने वाला है। तो लेवल में इन्होंने लिख रखा है कि जो भाग आ है आपका पार्ट ए में सामान्य ज्ञान हो गया आपका, और जो भी विषय दे रखे हैं, पेडागोजी दे रखी है, इनका स्तर क्या होगा, हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर का होगा, ठीक है ना। हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा, मतलब कोई 12th वाला बच्चा सॉल्व कर सके, इतने लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भाग बा है, ठीक है, पार्ट बी है आपका, उसकी विषय वस्तु का स्तर जो का स्नातक स्तर का, भाई स्नातक स्तर का क्या दे रखा है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस की ये जॉब है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी जॉब होती है, मतलब आपके पास यदि ग्रेजुएशन है, आपने यूजी कर रखा है, ठीक है ना, आपने यूजी कर रखा है, आपके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो उनकी कठिनाई का स्तर होने वाला है, वो क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। लेवल की बात कर ली हमने। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। 30 नंबर का सिलेबस तो भाई मैंने आपको समझा दिया, बाकी 120 नंबर का जो है मैं आपको बता देता हूं भी। 120 नंबर में आपका क्या आने वाला है, सबसे पहले इन्होंने दे रखा है पॉइंट ए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या आएगा भाई आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की इन्होंने बात की हुई है। 2 पैसेज पूछेंगे आपसे, 2 पैसेजेस, फैक्चुअल प्लस लिटरेरी या डिस्कर्सिव हो सकते हैं, 200 वर्ड्स के, ईच फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। लगभग 200 वर्ड के आपके, 200 वर्ड्स के आपके 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। फैक्चुअल हो सकते हैं या लिटरेरी, मतलब लिटरेचर से संबंधित हो सकते हैं आपके पैसेज, जैसे लास्ट टाइम मैकबेथ का पूछा था आई थिंक, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप के आपको क्वेश्चन, मतलब देखो सीधी बात है, आपको पता है कि सीबीटी पेपर होता है अपना कंप्यूटर बेस्ड होता है, एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, जिसमें से एक विकल्प आपका सही होता है उसको टिक करना होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अ पोएम ऑफ अबाउट 15 लाइन्स, ठीक है ना। दो तो भाई आपके पैसेज हो गए, ठीक है, सबसे पहले दो आपके यहाँ पर हो गए पैसेज, ठीक है, दो पैसेज आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद अ पोएम ऑफ अबाउट 15 लाइन्स, ठीक है ना, एक भाई आपकी हो गई पोएम, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस में दे रखा है इसके लिखे पे मत जाना भाई, ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी लास्ट में आपको बताऊंगा, जुड़े रहना बस। इंटरप्रेट टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज होगी भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत, ये 3 चीज उन्होंने दे रखी है। इसके बाद आता है भाई वोकैब, वोकैब का पार्ट आता है। वोकैब में क्या क्या पूछेंगे, वन वर्ड पूछेंगे भाई, अपोजिट, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। वर्ड फॉर्मेशन में क्या आता है, जैसे आपका प्रीफिक्स सफिक्स आपने सुना होगा, ठीक है ना, प्रीफिक्स हो गया आपका, सफिक्स हो गया, ठीक है ना। वर्ड फॉर्मेशन में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं लगभग लगभग, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रामर दे रखा है इन्होंने, जो टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं ये तो करना ही करना है भाई। कोई व्यक्ति यदि सोचे कि जैसे एसएससी में क्या होता है या कोई अदर एग्जाम में क्या होता है, टॉपिक्स दिए रहते हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन व्यापम में क्या होता है, जो टॉपिक्स दिए रहते हैं वहां से प्रश्न छोड़ देंगे, जो टॉपिक नहीं दिया है वहां से प्रश्न वो जरूर देंगे आपको, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये जो 9 पॉइंट लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना, ये जो 1 से लेकर 9 तक पॉइंट ग्रामर में लिख रखे हैं कि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यदि कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा हुआ बच्चा है तो वो आसानी से समझ जाएगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्होंने छोड़ रखे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या रखा है, दे रखा है टेंस दे रखा, मोडाल्स दे रखा है, डिटर्मिनर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वॉइस नरेशन, प्रीपोजिशंस, क्लॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इतना इन्होंने दे रखा है, लेकिन इसके अलावा भी टॉपिक होते हैं, ठीक है। राइटिंग वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। अब जब मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको कि जब मैंने वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का सिलेबस देखा, तैयारी शुरू करी, उसके पहले तक ये नहीं होता था कि भाई पात्रता परीक्षा अलग होती है, चयन परीक्षा अलग होती है। पहली बार पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा का सिस्टम आया हुआ था। अब इन्होंने लिख रखा था राइटिंग, कोई कोचिंग अच्छे से नहीं बता पा रही थी राइटिंग वाले सेक्शन में आखिर आएगा क्या। अब एक्चुअल में उन्होंने पेपर में तो दे रखा है भाई कि एमसीक्यू टाइप के आपके क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे, सीबीटी बेस्ड आपका पेपर होगा। अब मैं ये दिमाग लगा रहा हूँ वहां पे कि राइटिंग में भाई आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिख रखा था ऐसे, ठीक है, राइटिंग लेटर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गिवन इनपुट्स लेटर टाइप इंक्लूड। अब मुझे लगा भाई कि वहां पे अपने को राइटिंग भी करना है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कंफ्यूजन में मत रहना, जो बिगिनर बच्चे हैं खासकर उनके लिए बता रहा हूँ। हो सकता है जो लोग पेपर देकर निकल चुके हैं उनको लग रही हो बहुत मतलब आसान बात है, लेकिन नहीं, जो बिगिनर बच्चा होता है उनको ये वाला कंफ्यूजन भी जरूर आता है, क्योंकि उन्होंने सीधा राइटिंग सेक्शन यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा यहाँ से, जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रश्न क्या पूछा जाएगा इससे, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे इन्होंने लेटर की बात की है, ठीक है, या एप्लीकेशन की बात की है ना। तो जो लेटर की एक बॉडी होती है टू द, या फिर जो लेटर की बॉडी होगी, सब्जेक्ट होगा, रिस्पोंडेंट कौन है उसमें, कंसर्निंग बॉडी क्या है उसकी, कंसर्निंग सब्जेक्ट क्या है उसका, तो इन सब चीजों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। बहुत सिंपल होता है, इसकी वीडियो में जब मैं आपको क्लासेस आपकी लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्लासेस नहीं लूंगा तो पीडीएफ डाल दूंगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई अपनी। इसके बाद बात करते हैं भाई पेडागोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लगभग लगभग आपके 35 से 40 से 50 क्वेश्चन भी आपके, मतलब 120 में से आपके कम से कम आप एक एवरेज रेंज मान के चलना 45 टू 50 क्वेश्चन की, या फिर मैं कहूँ आपको 45-50 तो ठीक है, 40 से 50 की, ठीक है ना, 40 से 50 क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि व्यापम के एग्जाम्स में कोई वेटेज नहीं होता। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देख लो, चाहे आप वर्ग 3 का एग्जाम देख लो, वर्ग 3 में भी पात्रता परीक्षा का, ठीक है, और अपनी जो वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हो गई, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो व्यापम लेता है और जहां उन्होंने प्रॉपर मेंशन करके नहीं रखा हुआ है कि हम ये पार्ट इतने नंबर का पूछेंगे, मेंशन कर भी देते हैं उसके बाद भी वो ऊपर नीचे कर देते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो आप तो 40-50 नंबर के हिसाब से भी पेडागोजी तैयार कर सकते हो। नहीं पूछेगा तो हो सकता है भाई 30 नंबर की भी ना पूछे, और पूछ ले तो 50 नंबर की भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी पार्ट अपना कमजोर होने नहीं देना यहाँ पर बिल्कुल भी, ठीक है। पेडागोजी के सिलेबस में इन्होंने क्या दे रखा है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है ना। आपने अपने बीएड या डीएड का जो कोर्स किया है उसके सिलेबस में लर्निंग एंड एक्विजिशन 100% पढ़ा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होंगी भाई आपकी, ठीक है ना। एक पॉइंट और दे रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इसके बाद दे रखा है पर्सपेक्टिव एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन मार्क्स, फ्रेमिंग क्वेश्चंस,
ठीक है, वोकैब, वर्ड फॉर्मेशन दे रखा है। अब ये पेडागोजी में भी ये सब इन्होंने सब घुसेड़ दिया, यहाँ पे घुसा दिया पूरा। सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोफोन्स हो गए, वन वर्ड हो गया, चेंजिंग वर्ड कैटेगरी हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, एवोल्यूशन, लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें मेथोडोलॉजी की बात की गई है, सीसीई की बात की गई, रिमेडियल टीचिंग की बात की गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मुझे लगता है रिमेडियल टीचिंग। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते ही मिलते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर ले हम, टेक्स्ट बुक प्रिपेयरिंग एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक। मल्टीमीडिया मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स हो गए, मॉडल्स हो गए, न्यूज़पेपर कटिंग्स हो गए, सीडी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। तो ये सब इन्होंने बहुत सारा सिलेबस भर भर के दे रखा है। एक छोट मतलब जो बिगनर बच्चा है देखते से ही घबरा जाए कि भाई क्या क्या पढ़ेंगे हम आखिर। ठीक है, लेकिन अब मैं बता दूं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी सेक्शन वाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही पढ़ लेना है, और ऐसा नहीं है कि कोई कोई पॉइंट छोड़ देना है अपने को, सब मैं आपको बताऊंगा। समझना, यहाँ पर सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात सीडीपी की बात हम कर लेते हैं, क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की। ठीक है ना, इजी स्कोरिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने बीएड या डीएड में पेडागोजी पढ़ रखी होती है। ठीक है ना, बाल विकास किस बच्चे ने नहीं पढ़ा बताओ भाई, है ना। यदि आपने बीएड या डीएड कर रखा है, ठीक है ना, यदि क्या आपने बीएड डीएड कर रखा है तभी तो आप इसका फॉर्म भर रहे हो। ठीक है ना, समझने वाली बात है, बीएड डीएड कर रखा है तभी तो आप इसका फॉर्म, वर्ग 2 का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हुए हो। ठीक है, सीडीपी आपने पढ़ रखी, मतलब बाल विकास आपने पढ़ रखा है, आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा, क्योंकि इनके एग्जाम देते समय आपने 100% इसको अच्छे से पढ़ा ही होगा। अब जब आप सीडीपी का एक पार्ट तैयार कर लेते हो, मतलब सीडीपी आप पूरी तैयार कर लेते हो, तो जो पेडागोजी होती है, ठीक है ना, शिक्षा शास्त्र होता है, इंग्लिश पेडागोजी होती है, उसको भी आप काफी हद तक समझ जाते हो, क्योंकि लगभग सारी चीजें वही होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें बस चेंज हो जाती है, कुछ फैक्ट चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इससे ये पूरा रिलेटेड होता है। ठीक है, सीडीपी आपने अच्छे से पढ़ी तो पेडागोजी आपको अच्छे से समझ में ही आती है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जहां से हमारे लगभग मान के चलो 70-80 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 60-70-80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें भी क्या दो पार्ट में होती है, दो पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को हम डिवाइड करेंगे, ग्रामर हो गया और आपकी हो गई वोकैब। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले सीडीपी में आप लगभग मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि आप क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है ना, मान के चलो जब तैयारी किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा 6 महीने पहले से तैयारी करने नहीं बैठता, ये मुझे भी पता है बहुत अच्छे से। ठीक है ना, अभी आपके पास 5 महीने शेष है, 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। करना क्या है आपको, मुझे भी पता है कि आप अच्छी तैयारी कब शुरू करोगे, 2 महीने पहले से। ठीक है, बिफोर 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने पहले से आप अच्छी तैयारी करना इसकी चालू करोगे। लेकिन अभी आप क्या पढ़ सकते हो अच्छे से, पियाजे पढ़ सकते हो, बायगुट्स की कोल वर्क पढ़ सकते हो, लर्निंग थ्योरीज मतलब अधिगम सिद्धांत जो होते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आपको वहां पर लेकर आनी है, यूज करना आपसे आना चाहिए। क्योंकि जब आपके एग्जाम में पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश पेडागोजी से क्वेश्चन आएंगे, तब आपको वहां पर ये वर्ड्स पता होनी चाहिए, वर्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यदि ये नहीं पता, इसमें मात खा गए तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा आपने 100% आपने पढ़ा हुआ है। टीचिंग मेथड्स की बात कर लें, जितनी भी शिक्षण विधियां होती हैं आपको वो पढ़ के जाना है सारी। क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसके बाद असेसमेंट एंड एवेल्यूशन मतलब आकलन एवं मूल्यांकन की बात यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसकी। सीटेट के सीडीपी के नोट्स होते हैं जो टेलीग्राम पे कहीं भी मिल जाएंगे, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है ना, कोई कोर्स बैच परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तब भी मन नहीं मान रहा है आपका, यूट्यूब क्लास देख लो भाई। ठीक है ना, ये आप कहाँ से कर सकते हो, एक तो यूट्यूब क्लासेस से कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब क्लासेस से कर सकते हो, या फिर आपको टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएंगे इसके, टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएंगे, या फिर उससे और अच्छा मैं आपको बता दूं, एक पीवाईक्यू की बुक खरीद लेना, किसकी, सीटेट वाली। ठीक है ना, सीटेट में लगभग सब कुछ क्या है प्रॉपर बैलेंस्ड वे में दिया होता है, पेपर में एग्जाम में दिया, आपने दिया होगा भी सीटेट का, तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना, कितना अच्छा उसका पेपर आता है। ठीक, बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, डेली प्रैक्टिस करने पर क्या होगा, जो आंसर आपसे नहीं भी बनते, एक तो क्या है कि बहुत सारा सिलेबस रहता है, कवरेज हम कैसे कर सकते हैं उसका, एमसीक्यू के माध्यम से आपका शॉर्ट में उसका पूरा कवरेज हो जाता है। दूसरा, एमसीक्यूज लगाने की, सही आंसर पकड़ने की टेक्निक आपके पास आ जाती है, एलिमिनेशन आप मेथड यहाँ पर सीख जाते हो। ठीक है ना, एलिमिनेशन की जो मेथड होती है वो आप यहाँ से सीखोगे। ठीक है, एलिमिनेशन कैसे करते हैं भाई, सही उत्तर कैसे निकालना है हमें, उसकी बात हम यहाँ पर वो चीज़ आप यहाँ पर आसानी से सीख जाओगे।
थ्योरी रिवाइज करनी है, कीवर्ड्स आपको पकड़ कर चलने अच्छे से। अब यहाँ एक टिप है भाई आपके लिए, समझ सको तो समझो। दिस सेक्शन इज मोस्टली थ्योरी बेस्ड एंड रिपीटेटिव। ठीक है, यदि आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इनकी पीवाईक्यू जो पात्रता परीक्षाएं और चयन परीक्षाएं हुई हैं, जिनके भी पीवाईक्यू अपलोडेड है व्यापम की वेबसाइट पर, वहां पर भी जाकर यदि आप पेडोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना, वहां जाकर कुछ 5 या 10 पेपर सीटेट के सॉल्व कर लेते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आपको क्या रिपीटेशन देखने मिलेगा वहां पर। ठीक है, रिपीटेशन आपको वहां पर 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या रिपीटेड वे में होते हैं, क्योंकि सेम मेथोडोलॉजीज हैं, शिक्षण विधियां सेम है, रिमेडियल टीचिंग सेम है, तो वहां से आप पूरा क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है ना, ये होगी हमारी क्या पेडागोजी सीटेट सीडीपी की बात। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ग्रामर एंड वोकैब की बात करेंगे इसमें हम। क्या होता है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं ग्रामर में, क्या क्या रहेगा आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, टेंस रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, प्रेपोजिशन, वॉइस, नरेशन, एरर डिटेक्शन रहेगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला आ सकता है क्वेश्चन आपको, सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या क्या रहेगा भाई। ठीक है, ये चीजें आपकी तैयार होना बहुत जरूरी, क्या नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपको पता होगा, वो अलास, हुर्रे, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्टिव वर्ड होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात। इसके बाद वोकैब में क्या क्या आता है आपका, सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड आएगा आपका, मिसस्पेल्ड वर्ड आ सकते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रीफिक्स, सफिक्स, जो कि वर्ड फॉर्मेशन में मैंने अभी आपको बताया हुआ था। ठीक है, अगला स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भाई इसकी, डेली ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो भाई क्या है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अंधाधुंध गोली नहीं चलाना भाई अपने को कि सीधे गए क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, नहीं। कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, ग्रामर आप अपनी एक बार क्या है कॉन्सेप्ट वाइज आप अपनी टॉपिक वाइज जो है क्लियर करो। ठीक है, रूल्स आपको सीखने हैं। ठीक है ना, रूल्स आपको क्या करने सीखने हैं, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा आपको नहीं मारना है इसका, रूल्स वगैरह का। रूल्स सीखो, एमसीक्यूज में अप्लाई करो। ठीक है ना, एमसीक्यूज में अप्लाई करोगे, वहां से आपके रूल्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप डेली, या एडिटोरियल पार्ट आता है वो पढ़ सकते हो। दोनों फायदे होंगे आपको, इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी, पेपर की तैयारी भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। वर्ग 2 के अलावा कोई भी और एग्जाम दे रहे हो जहां पर ग्रामर आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, वो पार्ट भी आपका मजबूत होता जाएगा साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने आपको, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो मैं अभी आपसे कह रहा था, व्यापम कभी वेटेज फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, वो चीज आपको पता चलेगी। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इंग्लिश पेडागोजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या रहने वाले हैं, एक तो टीचिंग मेथड हो गई, चाहे वो डायरेक्ट टीचिंग हो, ग्रामर ट्रांसलेशन हो, सीएलटी हो मतलब कम्युनिकेटिव टीचिंग हो, आपकी लेसन प्लान हो। आपका लेसन प्लान से क्या है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है ना, कि कैसे आप प्लान करोगे, क्या चीज होती है। स्किल्स में SLRW मतलब लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, रिमेडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवेल्यूशन मेथड्स हो गई आपकी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गए। ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। अगली बात कर लेते हैं, रूल्स में आपको बता दे रहा हूँ, गोल्डन रूल्स जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई आपका यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका मिस हो रहा है, कौन सा टॉपिक मिस हो रहा है, ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जब आप तैयारी करना चालू कर दोगे, थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट करोगे, तो वीकली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है ना, मॉक टेस्ट लगाने से आपकी तैयारी को आपको पता चलेगा कि हम जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे मॉक टेस्ट में नंबर उतने आ पा रहे हैं, क्या नहीं आ पा रहे हैं, मतलब सुधार की इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत पड़ने वाली है। शॉर्ट नोट्स आपको, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलने हैं। लगता है कि ये चीज हम भूल जाएंगे, या लगता है कि ये चीज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स आपको वहां पर प्रिपेयर करके चलने पड़ते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग से प्रिपेयर करोगे, एग्जाम के एक वीक पहले जो आपकी एग्जाम डेट होगी, उससे एक वीक पहले आप बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर इसको रिवाइज कर लोगे, कोई डर आपके मन में बचेगा ही नहीं। ठीक है, रेगुलरली रिवाइज करना है आपको। ठीक है ना, रिवीजन के बिना सब कुछ आप जो भी पढ़ोगे ना, सब भूलते जाओगे। आज आपने पढ़ लिया, एक महीने बाद उसी चीज को यदि आप देखोगे तो आप उसको भूला हुआ महसूस करोगे। यदि आपने वीकली, आप मान के चलो एक रूटीन बना लेना है इसका आपको, कि वीकली हो गया, या फिर आपको कोई एक टॉपिक खत्म हो गया तो उसका रिवीजन आपको करना ही करना है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, आपको पेडागोजी और ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है, बजाय ये क्या है भाई आपका 120 नंबर का पार्ट। ठीक है ना, यदि आप जो पार्ट ए है आपका, है ना, समझना आप बात को, जो आपका पार्ट ए है वो है मात्र कितने, 30 नंबर का। अभी मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप पे देखा था, एक विद्यार्थी पूछ रहा था कि सर ये पार्ट ए की तैयारी कहाँ से करें। अब आप मुझे बताओ, उसमें क्या आ रहा है भाई आपका, इंग्लिश आ रहा है,
हिंदी आ रहा है, 5-5 नंबर की चीजें हैं भाई, क्या तैयारी करोगे इसकी? सीडी पे आपकी ऑलरेडी तैयार हो ही रही है, ठीक है। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है अपना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर पढ़ने बैठ गए बहुत सारा, उठते बैठते न्यूज़पेपर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, या किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, या करंट अफेयर की डेली क्लासेस वगैरह देखते रहते हो, थोड़ा अपडेट रहते हो, तो करंट अफेयर आपसे कहीं ना कहीं बन जाता है। और नहीं बनना होता है ना, तो किसी से भी नहीं बनता है। तो वो 6-7 नंबर के पीछे आपको भागना नहीं है फालतू में, इस 120 नंबर के पीछे आपको भागना है। बाकी उस 30 में से ये मुझे विश्वास है कि आप 30 में से 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर आप लेकर आ ही जाओगे, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब मैं जो आपको बता रहा था कि वेटेज क्या होता है, उसमें एग्जाम पैटर्न अपने को समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसा आया था भाई पेपर, ठीक है। ये देखो, ये लगातार होमोफोन्स के इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन पूछ लिए अब समझना आप बात को, ठीक है ना। ये होमोफोन्स के क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही सिंगल पेपर में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। ये अपने कितने हो गए, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन ये, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं होमोफोन से, ठीक है। ये सिर्फ किस टॉपिक से दे रखे हैं, होमोफोन से, ठीक है। 8 प्लस क्वेश्चन ये, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट मतलब जल्दबाजी में देखते हुए आ रहा था कि भाई क्या क्या इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में चेक कर रहा था, किस टॉपिक को बहुत ज्यादा रिपीट किया है, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आप पेपर जाके देखोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दे रहा हूं अभी, ठीक है ना। अपोजिट वर्ड पूछे थे इन्होंने बहुत सारे, मतलब कितने, मान के चलो 8+ वर्ड्स ये भी होंगे आपके, ठीक है ना। इसके अलावा नरेशन जो टॉपिक होता है, शायद नरेशन या वॉइस, इन दो में से कोई एक टॉपिक था, इसी को पूछा भाई उन्होंने, ठीक है। लगभग इन्होंने मतलब एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे, लगभग 8+ क्वेश्चन इसमें भी पूछे थे। कहने का मतलब ये 120 प्रश्न का उन्होंने पेपर बनाया, और उसमें भी इन्होंने कितना बड़ा इन्होंने आपको ये दे रखा था, क्या, इतना बड़ा भाई इन्होंने ये दे रखा है आपको सिलेबस, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस आपको यहाँ दे रखा है, फिर यहाँ पेडोलॉजी में दे रखा है, ठीक है। लेकिन उनको 120 प्रश्न उनको सही से प्रॉपर वेटेज में उनसे बनाते ही नहीं बने, ठीक है। उनसे प्रॉपर क्वेश्चन बनाते ही नहीं बने, मतलब 120 प्रश्न का उनको एग्जाम पेपर बनाना है, सिर्फ इंग्लिश का, इंग्लिश पेडोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर का, वो भी उन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया। उन्होंने 4 से 5 टॉपिक में, है ना, 4 से 5 टॉपिक की जो वेटेज थी वो थी 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब हर टॉपिक से उन्होंने 8 से 10 क्वेश्चन पूछे थे। अब आप सोचो, यदि आप तैयारी में कोई पॉइंट छोड़ देते हो, कोई टॉपिक छोड़ देते हो, और उसी से भाई आपके 8-10 प्रश्न यदि बाय चांस यदि बन गए, यदि आपका लक खराब हुआ, बैड लक हुआ, उसी से आपके प्रश्न बन गए, तब आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे भाई नरेशन का टॉपिक था, अब कोई बच्चे का नरेशन अच्छा नहीं, उसने छोड़ा, छोड़ो तो यार भाई क्या करना है, इसके क्या है कि 2-3 क्वेश्चन आ भी गए तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। अब इसी के यदि 8 से 10 क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे भाई आप। व्यापम में भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, भरोसा करना है केवल अपनी तैयारी पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार आप उठा के देख लें, तब आपको पता चलेंगी चीजें। बाकी ये सब चीजें मैंने आपको स्ट्रेटजी वगैरह जो भी सब बता ही दी है। और यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो मैं उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। साथ ही इंग्लिश विद शिवांश यदि आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपका इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट आपका यदि अभी रह जाता है तो आप एक बार मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। तो मैं आपका कमेंट वहां आपका डाउट जो है देख लूंगा, और आपका जो डाउट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा मैंने पात्रता परीक्षा को लेकर वर्ग 2 और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं, उस पर भी जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं, तो बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बात और यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि सर हम एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो भैया आप क्या है प्रिपरेशन आपकी जो है स्टार्ट कर ही देना, क्यों कर देना, क्योंकि जुलाई में इन्होंने एग्जाम का बोला हुआ है, ठीक है। अब व्यापम क्या है वास्तव में एग्जाम कैलेंडर फॉलो कर ही नहीं पाता है, तो आपका ये जुलाई का एग्जाम जो है हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं कि भाई अगस्त हो गया आपका या सितंबर, यहां तक आपका एग्जाम खिंच सकता है, ठीक है ना। हो सकता है तब तक आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट भी हो जाए, उसका रिजल्ट भी आ जाए और आप फाइनल ईयर में अपियरिंग हो जाओ। तो ये सोच के तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना कि हम तो सर एलिजिबल ही नहीं हो तो हम तैयारी क्यों करें, ठीक है। तो आपको, और आप फर्स्ट ईयर में तब भी रह जाते हो, मान के चलो नोटिफिकेशन जल्दी आ भी गया, तब भी आपको क्या करना है, तैयारी तो करना ही करना, कहीं ना कहीं आपको तैयारी काम पड़ेगी। पात्रता का पेपर भी देना है, क्वालिफाई हो जाए तो चयन का पेपर भी देना है, क्योंकि डीवी के समय भी रूल बदल जाते हैं कई बार, ठीक है ना। पिछली बार कई बच्चों ने सोच के फॉर्म नहीं भरा था कि हम अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है इसलिए हम फॉर्म नहीं भर रहे,
इस बार क्या हुआ है, 2024-25 तक सेशन उन्होंने वर्ग 2 में अलाउ कर दिया। तो अब जो बच्चे जिन्होंने ये सोचकर छोड़ा था, तो वो अब हाथ ही मलते रह गए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। और जिन बच्चों ने रिस्क लिया था उनका डीबी भी सक्सेसफुल अब हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।